अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है। कक्षा 6 के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका चैप्टर हम 5 करेंगे। उससे पहले हम लगातार 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम 5वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलिए आज हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये है कि जो पृथ्वी के परिमंडल हैं वो 4 हैं। ठीक है, वैसे 3 हैं और वैसे 4 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो परिमंडल होगा वो होगा भूमंडल, फिर होगा वायुमंडल, फिर है जलमंडल और फिर होगा जीवमंडल। जब भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिल जाते हैं तो जब जीवमंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो जो पृथ्वी है उस जिसके ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं या स्थलमंडल कहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। तो जो वायुमंडल होता है वो क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का जो है घेरा है, जो पृथ्वी और है ना, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। जो गैसें हैं उसके अंदर सर्वाधिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। तो जो जलमंडल होता है उसके अंदर क्या होता है? जल की सभी राशियां होती है। जल किस किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में जल के रूप में और गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में। तो जलमंडल में ये सब सम्मिलित होता है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल जो है वो एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको जल कर दो, इसको वायु कर दो और इसको भू कर दो। जो ये जो तीनों क्षेत्र आपस में कट रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? जीवमंडल कहलाएगा। ठीक है, इसको जल कर दो, इसको वायु कर दो और इसको भू कर दो। तो जहाँ तीनों मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे? जीवमंडल कहेंगे। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो जो भूमंडल होता है वो कैसे बना होता है? भूपर्पट्टी चट्टानों से और मिट्टी की पतली परत से बनी होती है और उसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब पृथ्वी की सतह के भी 2 मुख्य भाग हैं, महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप स्थलीय भूभाग है और महासागर जलाशयों का भाग है। स्थलीय भूभाग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जो स्थलीय भूभाग होते हैं वो तो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। जबकि जो समुद्र का तल होता है, जो नीचे से तला होता है ना, तो समुद्र अलग अलग है ना, जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, ये इनमें पानी तो अलग अलग है। ठीक है, जबकि इनका जो तल है वो समान है, मतलब जुड़ा हुआ है आपस में, तल से ये आपस में जुड़े हुए हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी जो समुद्र तल है उसको क्या करते हैं? शून्य मानेंगे, वहां से है ना ऊंचाई चलाते हैं स्थल की। ठीक है, समुद्र तल से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना, उसके अंदर क्या है? उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल जो है वो ऊंचा नीचा नहीं है, सपाट है, इसलिए 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। यानी जो समुद्र तल है जिसे हम शून्य मानते हैं उससे भी 11,022 मीटर नीचा क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त। फिर ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ पत्थर, एटमॉस का अर्थ वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। यानी ग्रीक भाषा के अंदर इन चारों शब्दों को दिया गया है, पत्थर, वाष्प, जल और जीवन। तो है ना, पत्थर को लिथास कहते हैं, वाष्प को एटमॉस कहते हैं, जल को ह्यूडर कहते हैं
और जीवन को बायोस कहते हैं। ये तीनों मिलके बायोस का निर्माण करते हैं। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। जो एशिया महाद्वीप है वह पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना। ये वाला भाग जो है पूर्व है, ये है पश्चिम है, ऊपर वाला है उत्तर है और ये दक्षिण है। अब लिखा है कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, तो हमने क्या करा कि कर्क रेखा को इसके मध्य से गुजार दिया। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ये रही आर्कटिक रेखा। ठीक है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। उसके बाद आएंगे हम अफ्रीका महाद्वीप पे। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? एशिया। और ये कौन सा है? दूसरा। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप कैसा महाद्वीप है? जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये गर्म रेगिस्तान होना ही है। क्यों? क्योंकि तीनों रेखाएं क्या है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो उन तीनों रेखाओं के मध्य का भाग क्या है? उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध है तो गर्म है। गर्म जगह में रेगिस्तान भी कैसा होगा? गर्म ही होगा ना। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका। यह उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह महाद्वीप कितने नंबर का हो गया? तीसरा। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका और तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रीय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका से जिस संक्रीय स्थल से जुड़ा है उसे क्या कहा जाता है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर ऐसे, ठीक है ना, एक पहाड़ मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो द्वीप होते हैं ना वो पानी के बीच में स्थित भूमि के खंड होते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है? महाद्वीप है ना, बड़ा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और ये क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में होने के साथ साथ चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है।
यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर स्थित है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, ध्रुव है, वो इसके मध्य में है। तो जैसे ये मान लो कि ग्लोब है, तो दक्षिणी गोलार्ध जो है ये हो जाएगा। अब क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है, तो इसके चारों तरफ कौन सा महाद्वीप स्थित होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जब दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है तो क्या होगा? बर्फ से ढका होगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे है। यहाँ पर बर्फ होने के कारण स्थायी जीवन संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सब विभिन्न देशों ने अपने अपने शोध केंद्र स्थापित कर रखे हैं। और भारत का जो शोध संस्थान है उनके नाम है मैत्री और गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। क्यों है दक्षिण गंगोत्री? क्योंकि दक्षिण दिशा में यह स्थित है। उसके बाद आ जाता है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसे महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित है। जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी का 71% भाग है वह जल है, और बाकी क्या है? भूमि है। यानी इतना बड़ा भाग जल होने के कारण यह क्या कहते हैं, आसमान से नीला दिखाई देता है। अब जल जो है वो विभिन्न रूपों में स्थित है, ठीक है ना, सभी रूपों में स्थित है। जैसे महासागर में नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, और है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में होने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यानी कि जो 100% जल है, ठीक है, उसमें से 97% समुद्रों में है और खारा है, जबकि 3% खारा तो नहीं है लेकिन हमारे उपयोग में भी नहीं आता है। का पूरा 3% हमारे उपयोग में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें से भी 2% क्या है, जैसे ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है या पहाड़ों पर हिम नदियों के रूप में जमा हुआ है, तो उस जल का हम उपयोग तुरंत नहीं कर सकते। और कुछ भूमिगत जल है, ठीक है, तो हमारे पास जो क्या है, 1% ही वाटर जो है वो यूजेबल है। महासागर, महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर प्रमुख महासागर अग्रलिखित हैं। तो जो महासागर है वो जलमंडल के मुख्य भाग है। क्यों? क्योंकि 97% जल समुद्रों में, और समुद्र ही तो महासागर है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। मैंने कहा था पहले कि पृथ्वी जो है उसका जो स्थल भाग है वह तो फिर एक दूसरे से अलग अलग है, जबकि महासागर जो तल से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, क्योंकि द्रव अवस्था में गति पाई जाती है। किस रूप में गतिशील रहता है? तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराओं के रूप में। अब हम देखते हैं कि जो महासागर हैं उनके नाम क्या क्या है। सबसे पहले महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है दक्षिणी महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। पहले लेंगे हम प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है वह सबसे बड़ा महासागर है। यानी जो 5 महासागरों में सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। जैसे प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, वैसे अटलांटिक महासागर एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंतुरित है।
यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक पोताश्रय है। यहाँ पर क्या मतलब कि यहाँ पर जहाज जो है बड़े बड़े उनको खड़े होने के लिए जगह है। ठीक है ना, यहाँ आराम से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, स्थिर अवस्था में रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आराम से व्यापार किया जाता है। यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। जब यहाँ पे तंतुरित तटरेखा के कारण प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतन की आदर्श स्थिति है तो वहाँ पे व्यापार भी अधिक होगा। हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इस महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो हिंद महासागर जो है वो आकार में त्रिभुजाकार है और यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। दक्षिण महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी जो अंटार्कटिका फॉर एग्जाम्पल ये था दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये थी मकर रेखा और ये था अंटार्कटिक वृत्त। जो अपन ने क्या कहा था, जो अंटार्कटिक जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके मध्य में दक्षिणी ध्रुव है। अब इसके भी क्या है, चारों तरफ कौन सा फैला हुआ है महासागर, दक्षिणी महासागर। और जैसे यहाँ 66.5 डिग्री रेखा है ना, इससे थोड़ा इधर 60 डिग्री अक्षांश तक है ना यह फैला हुआ है। फिर आ जाता है आर्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर आ जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यानी जो उत्तर ध्रुव है ना, इसके चारों ओर फैला है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है बेरिंग जल संधि के माध्यम से। आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। किन किन से घिरा हुआ है, एक तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम चलते हैं वायुमंडल की तरफ। तो वायुमंडल जो है वो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैस का आवरण है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। यानी कि वायुमंडल जो है 5 परतों के रूप में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जैसे वायुमंडल है ना, ऐसे कर दो वायुमंडल की विभिन्न परतों को, ठीक है ना। तो सबसे पहली कौन सी हो जाएगी, क्षोभ हो जाएगी। फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, समताप हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी, मध्य हो जाएगी। चौथी हो जाएगी आयन और पांचवी हो जाएगी बहिर्मंडल। वायु मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। यानी कि जो वायुमंडल है उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर है ना वायुमंडल की कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करते हैं, 99% भाग का निर्माण करते हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, हो गया 99। तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा क्या है, 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन क्या काम आती है, प्राणियों में सांस लेने के काम आती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, कितने, 1% के अंदर भी कुछ भाग है ना, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी कम मात्रा में भी वायु में इसलिए उपस्थित है
क्योंकि इसकी भी एक अपनी भूमिका है, अपने स्थान पर यह भी कुछ काम आती है। फॉर एग्जाम्पल किस लिए काम आती है, जैसे ये जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा को रोकती है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को, और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पौधे जो होते हैं भोजन निर्माण में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। तो जो वायुमंडल का घनत्व है वो समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है, और जो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका क्या होता है, घनत्व कम होता जाता है। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। इसका यही कारण है क्योंकि वायु क्या का घनत्व कम होने के कारण उनको क्या होता है, वायु के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है। घनत्व कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, घनत्व ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कभी अधिक होगी ना उनके पास। इसलिए वो क्या करते हैं, जब घनत्व कम होने की वजह से ऊंचाई पर जो पर्वतारोही अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। पवन, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो वायु जो होती है ना हमेशा उच्च दबाव की तरफ, कोई भी चीज हो जहां ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, चाहे पैसा भी हो, मतलब पैसा अमीर से गरीब की तरफ जा सकता है, या कहते हैं ना दान देता है, अमीर दान देता है ना, गरीब दान नहीं दे पाता है इतना। ठीक है ना, तो वही चीज है। हर चीज क्या होती है उसी तरीके से वायु भी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीव मंडल, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जंतु जगत और पादप जगत। तो मैं पहले बताया था जो जीवमंडल है वो कैसा है, एक सीमित भाग है। अगर मैं इसको जलमंडल बोलूं, इसको वायुमंडल बोलूं और इसको भूमंडल बोलूं, तो ये जो तीनों क्षेत्र आपस में मिल रहे हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे, जीवमंडल कहेंगे। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जीवन मौजूद है, जीवन की परिस्थितियां मौजूद है ताकि यहाँ पे जीवन जी सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें उपलब्ध है। अब सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया से लेकर जो बड़े स्तनधारी आकार के जीव हैं, यहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी एक दूसरे के साथ जीवमंडल में जीवित रहने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। और जो है इनको दो भागों में बांट सकते हैं, जंतु जगत है, पादप जगत। जंतु जगत के अंदर बैक्टीरिया से लेकर सारे जो है स्तनपायी जानवर है बड़े से बड़े सब आ जाएंगे। पादप के अंदर भी शैवाल वगैरह है, वहां से लेके जो बड़े बड़े पादप हैं, बरगद के पेड़ वगैरह जो भी है वह सब आ जाएंगे। इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है। और इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।